नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सुरभि। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। हेलो डॉक्टर लेकर हम आते हैं आपसे सीधे बातें करने के लिए। डॉक्टर हमारे लिए भगवान का रूप होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई उलझनों में, परेशानियों में हम सीधा सीधा डॉक्टर से सवाल नहीं कर पाते और कई जानकारियाँ, कई भ्रांतियाँ होती हैं जो हमें सही नहीं मालूम होती। ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर और इस मिथ को का जवाब लेकर आपके सामने हम आते हैं इस कार्यक्रम में, जहाँ हमारे साथ होते हैं एक एक्सपर्ट। आज का हमारा विषय है बांझपन, कारण और इलाज। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें गलत धारणाएं होती हैं, गलत जानकारियां होती हैं। तो सही क्या है और कैसे इलाज कराया जाए, क्यों कराया जाए, क्या कारण है और क्या उपचार है, इसे पर आज हम करेंगे बातें। और इसके लिए हमारी खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर मंजरी गायनोकोलॉजिस्ट है और लेप्रोस्कोपी सर्जन भी है। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे इस सवाल के साथ कि जो बांझपन है, शुरू से हम लोग जो सुनते आए हैं कि बांझ है तो स्त्री बांझ है, तो बांझ होने में या इनफर्टिलिटी के बारे में अगर बातें करें तो कितना रोल होता है सिर्फ एक स्त्री का या फिर पुरुष का? ये बहुत ही गलत भ्रांति है कि बांझपन के लिए केवल स्त्री ही जिम्मेवार है। पुरुष भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी स्त्रियाँ। अगर हम कहें कि हमारा इंसिडेंस अगर इनफर्टिलिटी का 10 to 15% हमारे कपल्स में है, तो 25 to 40% मेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें, 40 to 50% फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, 10% दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं और 10% अनएक्सप्लेन्ड है। इसलिए हम लोगों को दोनों का प्रॉपर इवैल्यूएशन जरूरी है। जी, ये तो एक जानकारी हुई हमारे विषय के बारे में। और विषय के साथ ही आपको बता दूं, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं फ़ोन इन लाइव में। यह कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है, यानी हम लाइव आपके बातों का जवाब दे सकते हैं। तो आपके लिए हमारा नंबर है 18003456 171 18003456 इस नंबर पर आप अभी सवाल करके, फ़ोन करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर मंजरी आपके सभी समस्याओं का, शंकाओं का समाधान करेंगी। तो आपके पास कोई भी सवाल है जो इस विषय से जुड़ा हो, जिसके कारण के बारे में आप जानना चाहें, निवारण के बारे में जानना चाहें, तो आपको इसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो अभी इस नंबर पर फ़ोन लगाइए और हमसे पूछिए सवाल। तब तक हम लोग इस विषय पर बातें करते हैं। अभी आपने कहा कि बहुत अच्छी बात बताई अपने प्रतिशत के साथ, आंकड़ों के साथ। तो एक जो ये है बांझपन, इसका लोग कहते हैं कि क्योरेबल है या नहीं है, ये नहीं पता है। तो आपको क्या लगता है? आज मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। हमारे पास बहुत सारी ट्रीटमेंट है, इतने ज़्यादा ट्रीटमेंट है कि हम लोग जटिल से जटिल समस्या होने पे भी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए कोई भी अंधविश्वास नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ आप डॉक्टर के पास आइए और दोनों कपल को आके अपना इलाज सही समय पे शुरू कराना चाहिए। तभी इसमें बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रेट आज बहुत हाई है। जी, सही समय आपने कहा। तो ये भी जानना चाहेंगे कि एक सही समय क्या होता है? जैसे शादी हुई और पति पत्नी है साथ में, तो किन कारणों से या किस समय तक इंतज़ार करने के बाद उन्हें पूछना चाहिए कि अभी बच्चा नहीं हो रहा है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे पति पत्नी बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं। इंतज़ार में सालों वर्षों, कोई 10 साल 15 साल बिता देता है और तब आता है, तब प्रेगनेंसी के चांसेस समय के साथ कम होते जाता है। हमारे में एक डेफिनेशन है इनफर्टिलिटी का कि व्हेन कपल इज लिविंग टुगेदर एंड ट्राइंग फॉर किड्स एंड अनेबल टू कंसीव 1 year or more than 1 year, then we tell them कि they are infertile couple and they have to go for the treatment. ओके, मतलब एक तरह से कहें तो 1 साल तक वो इंतज़ार कर सकते हैं अगर सब कुछ नॉर्मल है तो। और अगर वो चाहते हैं कि अब उन्हें बच्चा प्लान करना चाहिए, 1 साल तक तभी इंतजार कर सकते हैं जबकि वो हेल्दी कपल हैं और उसमें कुछ क्राइटेरिया है। अगर फीमेल का एज 35 ईयर से ज़्यादा है और कोई मेडिकल और भी इलनेस है, तो हम लोग बोलते हैं कि 6 महीने के बाद हम ही उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए और इलाज के लिए जाना चाहिए। जी, तो आपके हिसाब से दोनों कपल को बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए मानसिक और शारीरिक तौर पर, तभी हम लोग उसके आगे बात करेंगे। अभी एक चीज़ आपने बताई कि महिलाओं की अगर वो ठीक है तो बांझपन का मूल कारण क्या होता है, किस वजह से होता है? देखिए, बांझपन के बहुत सारे कारण हैं, मेल में फीमेल्स में दोनों में। अगर मेल में देखिए, आजकल तो बांझपन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। सबसे पहले हमारा कारण हमारा लाइफस्टाइल चेंजेज और हमारा खान पान है, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लेना, और हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। और उसके अलावा बहुत सारे कंजेनाइटल और एक्वायर्ड काउजेज़ हैं मेल्स में, जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिस है, और कंजेनाइटल काउजेज़ में एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस है, और एक्वायर्ड काउजेज़ में भी आप देख लीजिए
कि अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ हो मेल पेशेंट को, जैसे कि मम्स ऑर्काइटिस हुआ, ट्यूबरकुलोसिस है, और कोई मेडिकल इलनेस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई किसी मेडिसिन पे अगर वो है, कोई सब्सटेंस एब्यूज़ है, जैसे कि अगर वो एक्सेसिव स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल है, बहुत सारे कारण हैं। फीमेल्स में भी इसी तरह से ये कारण के लाइफस्टाइल के अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन नहीं होना, ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, और सबसे ज़्यादा इन सबसे भी ज़्यादा मेन कारण है साइकोसेक्सुअल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट्स में। जी, तो जो आपने कही लाइफस्टाइल और स्ट्रेस, ये बहुत ज़्यादा है आजकल के कपल में। कुछ सही में हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, हमेशा भाग दौड़, दोनों वर्किंग कपल हैं, स्त्री पुरुष दोनों ही काम कर रहे हैं, तो काम का प्रेशर होता है। तो आपको क्या लगता है, अगर एक रूटीन में लाइफ बनाया जाए जिसमें हम लोग काम कर सकें, जहाँ वर्किंग कपल है तो वो अपने टाइम को ऐसा यूटिलाइज़ करें या एक रूटीन में आ जाए, तो कि ये कहाँ तक काम करेगा? हाँ, अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ट्रीटमेंट में, कि हम लोग पहले इसको एश्योरेंस देते हैं कि आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है। इसके लिए आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना होगा, और उनको हम लोग बोलते हैं कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपना वेट जो है वो भी ना ओबीज होना चाहिए, ना मालनरिश्ड होना चाहिए, उसमें ऑप्टिमल जो बीएमआई है वो होना चाहिए। उसके बाद उनको एक हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट लेने के लिए बोलते हैं। कुछ हम लोग मल्टीविटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, और मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि स्ट्रेस लेवल डाउन हो और कंसीव करने का चांसेस बहुत ज़्यादा इससे लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से ही बढ़ जाता है। हम लोग बातें कर रहे हैं हेलो डॉक्टर में। आज डॉक्टर मंजरी हमारे साथ हैं, जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं और लैप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं। तो आपसे अनुरोध है दर्शकों, हम आपके सामने बैठे हैं, रूबरू हैं इस बात के लिए कि आपके मन में कोई भी शंका या समाधान, कोई भी शंका या संदेह है तो उसके लिए आप हमें अभी तुरंत फ़ोन करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171, जो हमारे स्क्रीन पर दिख भी रहा है। तो आप अभी हमें फ़ोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग इस विषय पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और दूरदर्शन हमेशा ऐसे कार्यक्रम लेकर आता है जिससे आम जनता को जानकारी मिले, उसका लाभ मिले, और आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आपके पास सवाल होते हैं जो आप डॉक्टर से नहीं पूछ पाते। ऐसे ही सवालों के लिए यह मंच है जहां आप अभी फ़ोन करके हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से आते हैं डॉक्टर मंजरी के पास, और आपके हिसाब से ये जो आईवीएफ ट्रीटमेंट है, ये कितना सक्सेसफुल है और कितना ज़्यादा इस पे काम किया जाना चाहिए? आईवीएफ का सक्सेस रेट आज बहुत ज़्यादा है। पहले की तुलना में अब न्यू एडवांसमेंट हमेशा आते जा रहे हैं, और आईवीएफ के पहले भी बहुत सारे ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ है, पहले उस पर हमें ध्यान देना होगा, और स्टेप वाइज प्रॉपर इवेल्युएशन के साथ ही हम लोग आईवीएफ के लिए जाते हैं। आईवीएफ फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं है। आईवीएफ के पहले हमें बहुत सारा और भी ट्रीटमेंट है, जैसे ओव्यूलेशन इंडक्शन कर सकते हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन प्लस आईयूआई कर सकते हैं, बहुत सारा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, जैसे मेल्स के लिए टीसा है, पीसा है, और भी इक्सी कर सकते हैं हम लोग। मतलब बहुत सारी चीज़ है आईवीएफ में। आईवीएफ प्लस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बावजूद भी कोई ट्रीटमेंट अगर सक्सेसफुल हमारा नहीं हो पाता है तो हम लोग फिर पेशेंट को बोलते हैं oocyte डोनर के लिए, एम्ब्रियो डोनर के लिए, और लास्ट अगर है तो हमारे पास सरोगेसी का भी ऑप्शन है। मैं अभी सोच रही थी कि सरोगेसी के बारे में भी बात करूंगी कि अगर किसी तरह से कोई कपल, पति पत्नी दोनों ही अगर सक्षम नहीं हो पाते हैं तो सरोगेसी क्या है, पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को। शायद कुछ लोगों को ना पता हो कि सरोगेसी क्या होता है। सरोगेसी में होता है कि एक सोचिए कि कोख जो कि महिला अपने से जन्म नहीं दे पाती है, उसमें हम लोग एक होता है कि उसके कोई रिलेटिव हो, या फिर अभी तो सरोगेसी का रूल्स भी काफ़ी चेंज हो गया है, तो उसके रिलेटिव्स या कुछ भी जो लोग हैं कि उसके बच्चे को कैरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा। उसी को सरोगेसी बोलते हैं। इसमें सरोगेसी में दो तरह का, एक तो होगा कि जो महिला जो इनफर्टाइल कपल हैं उनके एग और स्पर्म के द्वारा। मैम, बीच में हमारे एक दर्शक फ़ोन कर रहे हैं, तो हम पहले ये फ़ोन कॉल ले लेते हैं और जानते हैं कि इनका सवाल क्या है। हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो जी, बताइए, आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम स्मिता है। अच्छा स्मिता जी, जी बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम स्मिता है जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं पटना से ही बोल रही हूँ।
आपके टीवी की आवाज़ आ रही है पीछे से, आप अपने टीवी मैं की आवाज़। पटना से बोल रही हूँ। जी जी स्मिता जी, आप अपने टीवी का आवाज़ कम कर दें, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी जब आप बोल रही हैं तो। हेलो। जी जी आप बताइए जी, अपना सवाल बताइए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आजकल लड़कियों की बहुत ज्यादा उम्र में शादी होती है, जी तो उसका भी जहाँ तक मुझे पता है कि काफी ज्यादा फर्टिलिटी पे असर पड़ता है। तो क्या बांझपन का ये एक कारण हो सकता है क्या? या आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बहुत मुख्य कारण आज के टाइम में हो गया है कि लेट उम्र में शादी होना। लेट मैरिज के कारण अगर 35 इयर्स के बाद कोई अगर प्लान करता है प्रेगनेंसी के लिए तो चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और एक का क्वालिटी भी पुअर होते जाता है। 37 इयर्स के बाद मतलब एब्रप्टली डिक्लाइन होता है एक का क्वालिटी, और 40 के बाद तो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और उस कंडीशन में फिर हमें एक डोनर, सेट डोनर, इस सब के लिए पेशेंट को बोलना पड़ता है, क्योंकि उनका ओवेरियन रिजर्व काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए अगर सही समय पर शादी हो तो इनफर्टिलिटी की समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। बहुत सही आपने जवाब दिया और मुझे लगता है स्मिता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने किया, क्योंकि जिस लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे थे वो सचमुच ऐसा हो गया है कि लड़कियां पढ़ाई, करियर और शादी को उन्होंने एक सेकेंडरी बना दिया है कि शादी होगी होगी नहीं होगी बाद में करेंगे, देर से करेंगे, पहले करियर बना लें, खुद को स्टैब्लिश कर लें। तो ये ज़रूरी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मातृत्व है और एक नॉर्मल जो लाइफ होती है पति पत्नी की शादी के बाद वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं ये बताइए। देखिए, दोनों में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लेट मैरिज होती हो और आप चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टेंशन झेलना होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी और कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होता है और आगे प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम होता है, और आफ्टर बर्थ बच्चे में भी बहुत सारा जन्मजात विकृति होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर लेट मैरिज हो रहा है तो बच्चों में आपको डाउन सिंड्रोम और बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं जो कि उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरा तो यही राय है कि आप लोग ना शादी और करियर दोनों में तालमेल बैठा के और दोनों के बीच में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो शादी के लिए एक बिल्कुल सही उम्र क्या से क्या तक हो सकती है कि बच्चे, लड़कियां आसानी से कंसीव कर लें? देखिए, अगर बच्चे के लिए अगर सही उम्र माना जाए तो सबसे अच्छा उम्र 25 से 30 साल के बीच में वो लोग अगर करियर के साथ अपना बच्चा प्लान करना चाहें तो 25 से 30 का उम्र सबसे सही है, और लेटेस्ट 35 तक का उम्र मतलब किया जा सकता है। जैसे 35 साल का उम्र के बाद अगर कोई प्लान करता है तो धीरे धीरे कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ते जाती हैं, और इसके साथ आपको सबसे ज़्यादा कि बच्चे में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट आने का चांसेस बढ़ जाता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई। सवाल भी हमारे दर्शक कर रहे हैं, बीच बीच में फ़ोन आ रहे हैं। तो इसी बीच में एक सवाल मेरे दिमाग में यह आया है डॉक्टर कि अभी भी रूरल एरियाज़ में, गांव में जहां इंटीरियर में है ना, कई सारी भ्रांतियां हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अभी भी लोगों को बेटी के पैदा होने के लिए औरत को जिम्मेदार ठहराया जाता है, बहुओं पर अत्याचार हो जाते हैं, बहुत सारी कहानियाँ अभी भी हम लोग सुनते हैं। एक जागरूकता बड़ी ज़रूरी है हमारे बीच में। तो कई बार ना जब बच्चा होने में देरी होती है तो गांव के लोग, उनके अड़ोस पड़ोस के लोग, परिवार के रिश्तेदार, वो कहते हैं कि झाड़ फूंक कराने चलते हैं, पंडित के यहाँ चले गए, ताबीज़ दिला दिया, कुछ खिलाया पिलाया वगैरह वगैरह। तो उन पर उनका ध्यान ज़्यादा जाता है बनिस्बत इलाज के। इस बारे में आप कैसे संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं बस अपने दर्शकों को एक ही संदेश देना चाहती हूँ, जागरूक बने, सजग बने, अंधविश्वास को त्यागें और आत्मविश्वास के साथ हमारे पास आएँ। हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट है जहाँ पे आपका इलाज होगा और सक्सेस मतलब बहुत चांसेस है कि आपको सक्सेस भी मिलेगा। झाड़ फूक में लोग इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि फिर और डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल और बढ़ते जाता है, प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए झाड़ फूक से कुछ भी नहीं होगा। जितनी जिम्मेवार औरत है उतने ही जिम्मेवार उसके हस्बैंड्स भी हैं। इसलिए मेल और फीमेल दोनों का प्रॉपर इवैल्यूएशन अगर टाइम से होता है तो मैं तो एक ही संदेश दूंगी कि अगर 1 साल तक पति पत्नी ट्राई करते हैं, अगर फिर भी वो लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं और या लेट मैरिज है 35 के बाद, अगर 6 मंथ तक कंसीव नहीं कर पाते हैं तो आप ज़रूर बेहिचक अपने डॉक्टर से मिलिए और कोई भी ताबीज़ और इसके चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपका और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जल्दी आप इलाज शुरू कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। बड़े अच्छे से आपने समझाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा होता है कि गांव में लोग जल्दी चीज़ों को नहीं समझते, जागरूकता थोड़ी कम होती है। तो आप डॉक्टर हैं, इलाज करती हैं, लोगों से मिलती हैं। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी
मेरे पास बहुत सारे पेशेंट गांव से आते हैं और यूजुअली जब हम लोग ये बोलते हैं, वो हस्बैंड को लेकर नहीं आते हैं, फीमेल को लेकर आते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है। हम लोग बोलते हैं कि आपको दोनों का इलाज कराना, तो बोलते नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, या मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक है, इसी में कोई प्रॉब्लम है। तो मैं हमेशा बोलना चाहती हूँ कि अगर एक बार केवल फीमेल्स का ही हम लोग टेस्ट करते रह गए और मेल का नहीं किया तो टाइम बर्बाद भी होगा। और दोनों में मैंने पहले ही बताया कि परसेंटेज इतना 25 से 40% मेल भी रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए। इसलिए आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए दोनों पति पत्नी साथ में डॉक्टर के पास आएँ और अपना इलाज टाइम से शुरू कराएं। बहुत सही। मैं भी ऐसे ही कुछ पूछने वाली थी। और इसके अलावा जागरूकता की जब बात करें तो गांव के लोगों को आपने कहा कि गांव के लोग आपके पास आते हैं, तो आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है और कितना वो इस बात से सहमत होते हैं? देखिए, आईवीएफ ट्रीटमेंट एक गांव में एक भ्रांति है कि अब डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी हो जाएगा और मुझे बच्चा मिल जाएगा। लेकिन मैं सबको बोलती हूँ कि देखिए, आईवीएफ ही फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं है। आईवीएफ के पहले भी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट है। हम लोग छोटे छोटे उपाय से भी प्रेगनेंसी रेट बहुत हाई है। तो बेवजह कि आप दुष्प्रचार में ना फंसें कि आईवीएफ करा देंगे, आईवीएफ से बच्चा हो जाएगा। पहले आप प्रॉपर एक डॉक्टर के पास जाएं और प्रॉपरली इलाज आप शुरू कराइएगा। जब बहुत सारे ट्रीटमेंट मॉडलिटीज फेल हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसा इंडिकेशन हो जिसमें हमें फर्स्ट में ही आईवीएफ करना हो, तभी आईवीएफ कराना है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि हर एक पेशेंट को आईवीएफ ही कराना है। जैसे गाँव के लोग सोच के आते हैं कि आईवीएफ होगा और बच्चा हमें मिल जाएगा, मुझे प्रेगनेंसी मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसी भ्रांतियों को छोड़ के आप प्रॉपर इलाज में आए। बिल्कुल। आईवीएफ ट्रीटमेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो कई बार मेरे सामने कई चीज़ें आती हैं जो हम सुनते हैं या जानते हैं। तो गांव में ख़ास करके, कई बार शहरों में भी उन लोगों को लगता है कि कुछ भी हो तो ये बनाया हुआ बच्चा है, मतलब आर्टिफिशियल है, ये मेरा ओरिजिनल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, इसलिए दिल से उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कल होके, तो इसलिए लोग ये नहीं कराते हैं। क्या ऐसा कोई केस आपके सामने आया है? इसमें उनको ये पता होता है ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, हाँ, वही। और उनके दिमाग में रहता है कि बच्चा है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि आईवीएफ में मतलब मैक्सिमम केसेस में उनका ही बच्चा होता है, उसी फीमेल का एग होता है, उसके हस्बैंड का ही स्पर्म होता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करते हैं कि उन्हीं का एग और स्पर्म से हम लोग बच्चा मतलब उनका वो लोग कंसीव कर जाएं। बहुत ही जब खास इंडिकेशन होता है, जैसे एग का क्वालिटी अच्छा नहीं है, पुअर ओवेरियन रिजर्व है, या फिर स्पर्म का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तभी हम लोग डोनर स्पर्म या डोनर एग की बात करते हैं। नहीं तो मैक्सिमम केसेस में हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उन्हीं का बायोलॉजिकल चाइल्ड रहे। इसलिए इस भ्रांति को छोड़ के वो लोग इलाज कराने आए कि उनका बच्चा नहीं रहेगा। और मैं भी ये मतलब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो वो हाइड करते हैं कि नहीं नहीं आईवीएफ से हो रहा है बच्चा, तो मैं नहीं बताऊंगा किसी को, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि उनका खुद का बच्चा है। मैक्सिमम केसेस में खुद का बच्चा है। अगर उनका हम लोग डोनर एग या डोनर स्पर्म लेते हैं तो उनको बताकर लेते हैं कि देखिए ये इंडिकेशन है, आपका स्पर्म ठीक नहीं है, एग का क्वालिटी ठीक नहीं है, तभी हम लोग इसका दूसरे का हम लोग यूज़ करेंगे। बहुत सही, अपने बहुत अच्छे तरीके से आपने इस बात को समझाया। एक बड़ी ख़ास बात आती है ये कि लोगों के दिमाग में है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट बहुत खर्चीला है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसलिए लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो नहीं करवा सकते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अब जैसे जैसे ट्रीटमेंट मॉडलिटीज बढ़ते जा रही हैं, धीरे धीरे खर्च भी और कम होते जा रहा है। अब 1 से 1.5 लाख में भी आईवीएफ के साइकिल्स हो जाते हैं। बहुत देखना होता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, एग का क्वालिटी कैसा है। अगर सब कुछ बढ़िया है, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आईवीएफ उतना खर्चीला नहीं है। हाँ, पुअर लोगों के लिए तो ज़रूर 1 से 1.5 लाख खर्चीला अफेयर है, लेकिन ऐसे मतलब पैकेज में भी आता है, 2 आईवीएफ के चार्जेस भी करके हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्च में पेशेंट का सक्सेस रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो। बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो आईवीएफ ट्रीटमेंट के खर्च पर तो हम बात करते हैं, जब जो इससे बच्चे होते हैं, तो क्या सच में कहीं कोई फ़र्क है, जो एक नेचुरल बच्चा होता है, नॉर्मल होता है, या आईवीएफ ट्रीटमेंट से होता है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं। वो उसका बायोलॉजिकल चाइल्ड है, बिल्कुल जैसा नॉर्मल चाइल्ड। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट में कुछ कोमॉर्बिडिटीज हो तो प्री टर्म बेबी होने का चांसेस हो जाता है, या लो बर्थ वेट बेबी होने का चांसेस जाता है। अदरवाइज कोई भी फ़र्क नहीं है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आईवीएफ बेबी और नॉर्मल बेबी दोनों एक ही है। एक हम लोग बात कर रहे थे लाइफस्टाइल और स्ट्रेस पर, तो आपने कहा कि बहुत लेट अगर बच्चा होता है तो कई बार बच्चे नॉर्मल नहीं होते हैं। इधर कुछ सालों में हमने देखा है कि अबनॉर्मलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है बच्चों में। क्या ये इसी की वजह से है या और भी कोई कारण है?
देखिए अभी तो बहुत सारे कारण हैं एबनॉर्मेलिटीज तो बच्चों में बढ़ने के, जैसे ऑटिज्म के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो लेकिन एक कारण तो लेट मैरिज एंड लेट प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा कारण है इसमें, इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए कम से कम 35 से 40 के बाद हम लोग कोई भी प्रेगनेंसी बहुत ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाता है, और 40 के बाद एबनॉर्मेलिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? जैसे अगर हम लोग चाहें कि बच्चे जब हो तो अच्छे से हो, आगे जाके उन्हें कोई दिक्कत ना हो प्रेगनेंसी के दौरान, तब क्या किया जाना चाहिए? अगर मान लेते हैं कि हमारा केसेस, अगर लेट मैरिज के केसेस बढ़ भी रहे हैं, तो शुरू से ही आप अपने डॉक्टर से मिलिए, और हम लोग शुरू से ही वो टेस्ट कराना शुरू कर देते हैं, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, स्पेशल हम लोग जैसे डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट, और ज़रूरी हो तो एमनियोसेंटेसिस, बहुत सारे टेस्ट हम लोग करा के देखते हैं कि बच्चे में कुछ उस तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है। इसलिए आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, तब इन सभी केसेस का जो एबनॉर्मल केसेस हैं या डाउन सिंड्रोम के केसेस हैं, उनके इंसिडेंस को थोड़ा कम किया जा सकता है। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो जड़ यही है कि हमें हमेशा ही डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है, उनके साथ जानकारी साझा करती रहनी है कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। और एक और सवाल ये था कि हम लोग जब बात कर रहे थे कि लेट मैरिज या बच्चों के बारे में, तो क्या ऐसा होता है कि अगर लेट मैरिज हुआ और या अर्ली मैरिज भी, किसी कारण से अगर पहले बच्चे का अबॉर्शन करा दिया गया तो दूसरी बार बच्चा पैदा होने में या कंसीव करने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसा हमने सुना है। मैं इसीलिए भ्रांतियों पर बात कर रही हूँ कि ये सुनी सुनाई बातें हैं। तो क्या ऐसा होता है कि पहला अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए? देखिए इसमें भी ना मैं बताना चाहूँगी कि बहुत लोग जब फर्स्ट बेबी होता है तो अबॉर्शन किस तरह से किया गया है। अच्छा। अगर सेफ वे में आपने हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के पास कराया, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स ली, तो सेकेंड बच्चे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के चांसेस कम होते हैं। बहुत लोग जो हैं गांव में जाके क्वैक से अपने से दवाई, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, वो लोग सेल्फ खुद दवा खाते हैं, फिर डॉक्टर से मिले नहीं, बहुत दिन ब्लीडिंग होते रही, कभी इन्फेक्शन हो गया, तो उस केसेस में ना ट्यूब्स में ब्लॉकेज वगैरह आने का और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, और उनको इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और सेकेंड टाइम कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि अगर फर्स्ट अबॉर्शन कराना भी है, ऐसे तो फर्स्ट अबॉर्शन को अवॉइड करना चाहिए, अगर कराना भी है तो डॉक्टर के सुपरविज़न में ही कराना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें, केमिस्ट से लेकर दवा बिल्कुल भी ना खाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा सभी को। और आईवीएफ ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे थे, बांझपन का सबसे कारगर इलाज है ये, किसी भी और चीज़ से मेरे ख्याल से यही एकमात्र है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, और क्या हो सकता है? देखिए अभी स्टेप वाइज अगर चलिए तो पेशेंट को हम लोग प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, प्रॉपर हिस्ट्री लिया, एग्जामिन करा, जनरल एग्जामिनेशन, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है तो वो भी कराते हैं। उसके बाद देखते हैं कि पहले हम लोग ओवुलेशन इंडक्शन करके देख सकते हैं, ओवुलेशन इंडक्शन प्लस IUI करके देख सकते हैं। उसके बाद आपका भी है कि अब उससे भी नहीं सक्सेस होता है, IUI वगैरह फेल हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं कारण क्या है, और तब नहीं हो पाने के बाद हम लोग IVF के लिए जाते हैं। अच्छा। इसलिए बेहतर है कि ओवुलेशन इंडक्शन प्लस IUI, ये सब टेक्नोलॉजी से भी मैक्सिमम पेशेंट तो यहीं पे कंसीव कर जाते हैं। IVF तभी कराते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। देखिए, अभी तक वही होता है जानकारी का अभाव, कि हमें भी नहीं पता होता। हम लोग दिमाग में एक बात है कि बांझपन है तो उसका इलाज केवल IVF है, जबकि अभी आपने कहा काउंसलिंग से भी शुरुआत हो सकती है। कई बार जो दिमागी स्तर पर ऐसा होता है कि पेशेंट एक साल में कंसीव नहीं कर पाते हैं, और 10 to 15% वही सारे पेशेंट जो है केवल रीएश्योर कीजिए उनको लाइफस्टाइल चेंज कराने से, और उनका मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से, नॉर्मल वेट अपना मेंटेन करने से, सीजेशन ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल से भी, और बैलेंस डाइट लेने से, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन्स लेने से भी बहुत सारे पेशेंट कंसीव कर जाते हैं। इसलिए इसको एकदम पैनिक नहीं होना है कि अब बच्चा नहीं हो रहा है तो अब IVF कराएंगे तभी बच्चा होगा, नहीं। शुरू से आप स्टेप वाइज चलिए और अपने डॉक्टर से मिलिए, बहुत ही कारगर इलाज है हमारे पास। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत पैसा खर्च करने पे ही आप कंसीव कर पाइएगा, आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में चेंज लाकर भी अपने कंसीव कर सकते हैं आप। ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे, बहुत महत्वपूर्ण भी, कि जिस तरीके से भी डॉक्टर मंजरी ने बताया कि लोगों को पता नहीं होता है, आप आपाधापी में हैं, बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि परेशानी कहाँ है, और वो परेशानी छोटी सी होती है जब एक मेंटल सपोर्ट मिलता है, मानसिक सहयोग।
एक और सवाल ये है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट जब कराने जाते हैं तो एक स्त्री या पुरुष कितनी मैक्सिमम एज तक ये करा सकते हैं? देखिए मैक्सिमम एज हम लोग, अब ये डिपेंड करता है, जितना अर्ली मैंने बोला आईवीएफ कराइएगा उतना ही अच्छा होता है जी फीमेल्स। मैम, एक फ़ोन आ रहा है हमारे एक दर्शक का। अच्छा लगता है जब आप फ़ोन करते हैं, पूछते हैं तो। हेलो, हेलो। हाँ जी बताएं, अपना नाम बताएं। ललिता। हेलो। हाँ जी बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? पटना। पटना से। अपना प्रश्न बताइए, क्या? क्या पूछना है, अपने सवाल बताइए। 40 तक उम्र नहीं हो रहा है। आपकी आवाज़ कट रही है, एक बार अपना सवाल दोहराएं प्लीज़। क्या? अपना सवाल एक बार दोहराइए, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं आ रही है। सवाल 40 साल हो गया है और बच्चा नहीं हो रहा है। 40 साल एज हो गया है? हाँ। अच्छा, और आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं? नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपका जवाब बताएंगी डॉक्टर मंजरी? देखिए उम्र 40 साल हो गया है, 40 साल तो बहुत ज़्यादा उम्र है, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के। आप जल्दी से जल्दी अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए और हम लोग प्रॉपर जल्दी, और आपके पति का सारा रूटीन और स्पेशल टेस्ट कराने के बाद, और हम लोग देखेंगे कि आपका ओवेरियन रिजर्व कितना है, एक का क्वालिटी कैसा है, और उसी के आधार पे, क्योंकि 40 के बाद अब नॉर्मली अब कंसीव करना आसान, अब शायद बहुत ही मुश्किल है या नामुमकिन है। इसके लिए अब हमें कोई असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में ही जाना होगा। तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और हम लोग देखेंगे सब कुछ एसेस करने के बाद कि आपकी एक क्वालिटी कैसी है, रिजर्व कैसा है, उसके हिसाब से फिर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 40 के बाद आपका बच्चा नहीं हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर, बहुत अच्छे से आपने सारी बातों का जवाब दिया, सारे सवालों का जवाब दिया, और बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से बताई। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हेलो डॉक्टर में फिर एक और डॉक्टर के साथ आपके पास आएंगे, एक नए विषय के साथ। डॉक्टर मंजरी, आपने इतना समय दिया हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। नमस्कार।